गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले ऑनलाइन क्लास में तुम लोगों को जेनेटिक कोड पढ़ाया था, अनुवांशिक कोड पढ़ाया था और ये कहा था कि जीन प्रकटन क्रिया का अध्ययन 3 चरणों में करते हैं। एक हमने जेनेटिक कोड पढ़ाया था, अनुवांशिक कोड, उसकी विशेषताएं, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया है ऑनलाइन क्लास में। और अब जेनेटिक कोड के बाद जो दूसरा स्टेप आता है प्रोटीन जीन प्रकटन क्रिया का, और वो है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको कहते हैं अनुलेखन। और अनुलेखन को डिफाइन कैसे करते हैं ये आपको जानना जरूरी है। डीएनए अणु से एमआरएनए अणु के निर्माण की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए, डीएनए और डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। याद रखिए दिया हमने, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। बता दूं कि जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है ये डीएनए के रेप्लिकेशन के समान होती है, डीएनए के विवरण के समान होती है, डीएनए के रेप्लिकेशन के समान होती है, जिसमें ये डीएनए है, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, ये डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या होती है? खुलती है ना। मान लीजिए डीएनए की ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे खुल गए, एक ये खुल गए और एक ही खुल गए, तो डीएनए के स्ट्रैंड खुल जाते हैं। अब इनमें से डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड या किसी एक स्ट्रैंड के साथ एक स्ट्रैंड से एमआरएनए का निर्माण होता है। मान लीजिए इससे एमआरएनए का निर्माण होता है, इस लड़ी से डीएनए की एक लड़ी से एमआरएनए का संश्लेषण होता है, और जब ये एमआरएनए बन जाता है तब इसी एमआरएनए से आगे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो डीएनए की एक लड़ी से एमआरएनए का निर्माण होता है, और जिस लड़ी से डीएनए की जिस चेन से जिस लड़ी से एमआरएनए बनता है उसको मास्टर स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। इस नाम से मास्टर स्ट्रैंड कहते हैं, प्रधान लड़ी उसको कहा जाता है। ठीक है ना। ये है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया डीएनए के रेप्लिकेशन की समान होती है, और डीएनए के रेप्लिकेशन में डीएनए की दोनों हेलिक्स जो होती है ना, डबल हेलिक्स डीएनए होता है, तो इनमें से दोनों हेलिक्स में से ये दोनों हेलिक्स खुल जाती है, और किसी एक लड़ी से एक स्ट्रैंड से एमआरएनए का संश्लेषण हो जाता है, और डीएनए की जिस स्ट्रैंड से एमआरएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए की उस स्ट्रैंड को मास्टर स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब मैं आगे तीसरा जीन एक्सप्रेशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है ट्रांसलेशन। अब इसको आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जिसको अनुवादन कहते हैं। अनुवादन, और अनुवादन क्या है ये आपको हम बताएंगे। एक वाले डायग्राम बना लेते हैं, तब तो मैं आपको बताता हूँ। ये एमआरएनए जो डीएनए से बनता है, ये एमआरएनए। ठीक है। और यहाँ पर हम बना देते हैं टीआरएनए,
टीआरएनए में 3 क्षारक का अनुक्रम होता है यूएसी। यूएसी जो 3 क्षारक का अनुक्रम है इसको एंटीकोडॉन कहते हैं, एंटीकोडॉन कहते हैं। इसमें ये राइबोसोम जुड़ता है, ये राइबोसोम है, और यहाँ से ये अमीनो एसिड है। अभी आप समझ में आ जाएगा। ये क्या है? राइबोसोम। ये हमारा है और ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड लगते हैं, बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड रखते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पर 3 क्षारों का अनुक्रम होता है। आरएनए में और उसमें से है ए, यू और जी। ये ए, यू, जी 3 क्षारों का अनुक्रम है जिसको कोडॉन कहते हैं, ठीक है ना? ए, यू, जी लिख सकते हैं। साइटोप्लाज्म विच द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो एसिड sequence and to form protein। देखिए अनुवादन हम पढ़ने जा रहे हैं। अनुवादन क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। अब यहाँ पर एमआरएनए अणु से प्रोटीन निर्माण की क्रिया को, एमआरएनए अणु से प्रोटीन निर्माण की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। इस क्रिया में एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम भाग लेते हैं। ये 4 तत्व इसमें भाग लेते हैं। एमआरएनए, आरआरएनए यानी ये मैसेंजर आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए और ये राइबोसोम यानी राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। ये ट्रांसलेशन क्रिया में एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम भाग लेते हैं। बता दो जहां राइबोसोम होता है वहां आरआरएनए होता है, क्योंकि इसका नाम ही राइबोसोमल है, और जहां आरआरएनए होता है वहीं राइबोसोम भी होता है। ठीक है? टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो इस प्रक्रिया में अनुवाद
उत्पादन प्रक्रिया में mRNA, RNA, tRNA और राइबोसोम इसमें से भाग लेते हैं। बता दें इस पूरी प्रक्रिया में अमीनो एसिड को एक क्रम से जोड़ा जाता है। जैसे अमीनो एसिड को एक क्रम से जोड़ा जाता है, अमीनो एसिड को एक क्रम से जोड़ा जाता है और इसके लिए जो mRNA में 3 क्षारों का अनुक्रम होता है AUG। ये 3 क्षारों का अनुक्रम जो AUG है इसको कोडान कहते हैं। यही कोडान अमीनो एसिड अणुओं को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो ये tRNA है, मैंने लिखा है tmRNA, तो ये मतलब ट्रांसफर हो गया, यम का मतलब मेथियोनिन अमीनो एसिड ये जुड़ा हुआ है। ये जो tRNA है इसमें अमीनो एसिड जुड़ा है, इसका नाम है मेथियोनिन। तो मेथियोनिन अमीनो एसिड है ये, इसलिए इसके ऊपर हमने लिख दिया tmRNA। tRNA सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और tRNA में भी 3 क्षारों का अनुक्रम होता है जिसे UAC कहते हैं। UAC 3 क्षारों का अनुक्रम जो है इसको एंटीकोडान कहते हैं, ठीक है ना। ये तो कोडान था, इसको एंटीकोडान कहते हैं। एंटीकोडान की सहायता से ही ये tRNA साइटोप्लाज्म में उपस्थित अमीनो एसिड अणुओं को ट्रांसफर करता है mRNA के पास। ये जो एरो है, ये एरो बता रहा है कि साइटोप्लाज्म से जो tRNA है वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है किसके पास, mRNA के पास। देखो mRNA बनता तो है कहाँ पर, केंद्रक के अंदर, लेकिन ये केंद्रक के अंदर बनने के बाद साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ये भी रहता है और साइटोप्लाज्म में tRNA भी रहता है। तो tRNA क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है mRNA के पास और एक कैसे ट्रांसफर करता है, UAC नाम के एंटीकोडॉन द्वारा ये अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके क्रम से ही ये अमीनो एसिड को इसको ट्रांसफर करता है mRNA के पास में। और mRNA के जो कोडॉन है AUG, ये कोडॉन अमीनो एसिड को एक क्रम से जोड़ते हुए चले जाते हैं और अमीनो एसिड को क्रम से लगा देते हैं। और फिर जो rRNA होता है, ये rRNA राइबोसोम में होता है। तो rRNA का काम है अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड लगाया जाता है। तो rRNA अमीनो एसिड अणुओं के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड लगा करके इनको जोड़ देता है। फलस्वरूप अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला बनकर तैयार हो जाती है जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है अमीनो एसिड, क्या लिखा हमने, अमीनो एसिड लिंक इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी सही क्रम में, लिंक माने जुड़ते हैं, टू फॉर्म प्रोटीन और क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रकार से अमीनो एसिड को एक क्रम से जोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित हो जाती है। और बता दें प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का संपादन साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन संश्लेषण क्रिया का जो संपादन है ये संपादन साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका तत्व में इसका संपादन होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी साइटोप्लाज्म प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। ये हो गया ट्रांसलेशन, इसको कहते हैं अनुवादन। क्लियर हो गया। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन भी हो गया। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल, जो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जैसे ई कोलाई है, कोई भी बैक्टीरिया है, तो प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई में जीन क्रिया का
टाइप में होगा, उसका प्रकटन कैसे होगा। एक्सप्रेशन and regulation in prokaryotic cell। प्रोकार्योटिक सेल में जीन का गठन और नियमन। प्रोकार्योटिक सेल में जीन का प्रकटन और नियमन। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जीन अपना प्रकटन, अपना प्रदर्शन स्वयं नहीं करते। जीन अपना प्रकटन प्रोटीन या एंजाइम बनाकर करते हैं, ये आपको मैंने बताया था। तो जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन की जो बात है, प्रोकार्योटिक सेल यानी हम यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया। तो जीन क्रिया का प्रकटन प्रोकार्योटिक सेल में कैसे होता है ये जानना जरूरी है। और आप ये जानते हो कि जीन अपना प्रकटन स्वयं नहीं करते, बल्कि जीन अपना प्रकटन एंजाइम या प्रोटीन संश्लेषण द्वारा करते हैं। प्रत्येक सेल अपने लिए प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण, प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण आरएनए या फिर जीन के नियंत्रण में करते हैं। जीन के नियंत्रण में या फिर आरएनए के नियंत्रण में प्रत्येक सेल प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। इसके लिए सेल में सभी प्रकार के जीन्स उपस्थित होते हैं, बता दें, परंतु ये सभी जीन एक साथ सक्रिय अवस्था में नहीं होते, बल्कि सेल में ऐसी व्यवस्था होती है कि जिस प्रोटीन या जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसी से संबंधित जीन क्रियाशील हो जाते हैं, अन्यथा जीन निष्क्रिय अवस्था में बने रहते हैं। जीन तभी सक्रिय होंगे जिस प्रकार की एंजाइम या जिस प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता सेल को होती है, उसी प्रकार की जीन सेल के अंदर सक्रिय हो जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित हो जाता है। जीन क्रिया का प्रकटन और नियमन इस सर्किया कोलाई में समझ सकते हैं लैक-ओपेरॉन मॉडल से। इससे लैक-ओपेरॉन मॉडल, लैक-ओपेरॉन मॉडल द्वारा हम जीन क्रिया का प्रकटन इस सर्किया कोलाई बैक्टीरिया में समझ सकते हैं। और क्या है ये लैक-ओपेरॉन, अब आपको इस चित्र से देखना जरूरी है कि लैक-ओपेरॉन क्या है। यहाँ पर हम बैक्टीरिया का ई कोलाई का मान लीजिए बनाते हैं, डीएनए का संरचना में 3
रेगुलेटर जीन, दूसरे का नाम है प्रमोटर जीन, तीसरे का नाम है ऑपरेटर जीन। ये तीन जीन का समूह कंट्रोल जीन कहलाता है। इसे कंट्रोल जीन कहते हैं। तीन जीन का समूह रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। इन तीनों के समूह को कंट्रोल जीन कहते हैं। ये इकोलाई के डीएनए में मौजूद होते हैं और इसके साथ ही इसी डीएनए में तीन अन्य जीन का समूह भी मौजूद होता है और ये तीन अन्य जीन का बदलिए सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन क्यू। ये तीन जीन का समूह इधर भी है और ये तीन जीन का समूह जो कहलाता है इसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, संरचनात्मक जीन कहते हैं। ये भी इकोलाई के डीएनए में है, इकोलाई का डीएनए है और डीएनए में तीन जीन का समूह है सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन ए और इन तीनों को सम्मिलित रूप से स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, संरचनात्मक जीन कहते हैं, क्योंकि यहीं से प्रोटीन की संरचना बनती है, यहीं से प्रोटीन बनता है। और इधर ये प्रोटीन का संश्लेषण जब चलने लगता है डीएनए से, तब फिर कंट्रोल जीन है जो तीन जीन का समूह रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ठीक है ना। इसको नियामक जीन कहते हैं, इसको प्रचालक जीन कहते हैं, इसको संचालक जीन कहते हैं। तो ये तीन जीन का समूह कंट्रोल जीन है। जब यहाँ स्ट्रक्चर जीन से प्रोटीन का निर्माण शुरू होने लगेगा तो उस समय प्रोटीन किस आकृति किस प्राकृति की बनेगी इसका नियंत्रण कंट्रोल जीन के पास में होगा। और ये हम आपको लाइव मॉडल का शेष भाग आपको बताएंगे सैटरडे को इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच।